चलिए, तो हम टॉपलिंग पढ़ रहे थे। कल हमने टॉपलिंग का इंट्रोडक्शन किया था थोड़ा सा, और हमने समझा था कि जो नॉर्मल का टॉर्क है वो टॉपल कराने वाले फोर्स के टॉर्क का अपोज करता है, और ऐसा करने के लिए वो अपनी जगह से शिफ्ट होता है, मतलब एकदम सेंटर मास के नीचे ना लग के इधर इधर खसक जाता है। क्या करने के लिए? अपोज करने के लिए। वो चाहता, नॉर्मल क्या चाहता है कि टॉपल नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो टॉपलिंग का अपोज करता है। तो हेडिंग डालिए शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल, और मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं। आपको बस उसमें ये बताना है कि नॉर्मल सेंटर ऑफ मास के नीचे ही लगेगा क्या, या शिफ्ट होगा। शिफ्ट होगा तो राइट साइड में शिफ्ट होगा, या लेफ्ट में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हम लिख रहे हैं, बस इसमें आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये मान लीजिए कि एक डब्बा है मास एम का, सरफेस स्मूथ भी हो सकती है, इस केस में रफ भी हो सकती है, और ये रेस्ट पर है। आपको इस मास एम है ना, इसका एफबीडी बनाना है। नॉर्मल किधर लगेगा, एमजी किधर लगेगा, बस यही सवाल है, और कुछ सवाल नहीं है। सभी में आपको एफबीडी बनाना है। अगले केस में सरफेस स्मूथ है, और ये वेलोसिटी v से चल रहा है, मास m ही है सभी डब्बों का। आपको बस बताना है कि एफबीडी कैसा बनेगा। इस केस में f लगा दिया है, सरफेस स्मूथ है, मास m है। इस केस में फोर्स लगा दिया है, सरफेस स्मूथ है, मास m है। इस केस में वेलोसिटी दे दी है, और ये रफ है। पार्टिकल, डब्बा खिसक रहा है, रफ सरफेस पर वेलोसिटी से चल रहा। अब आ जाइए, एक एक को समझते हैं, फिर छापेंगे। आप इधर देखेंगे, आ जाओ। सबसे पहले इस पर ध्यान रखना, ये रेस्ट पर है, बिल्कुल। जैसे मान लो बोतल तुम्हारी टेबल पे रखी हुई है, रखी हुई है टेबल पे, हमने कुछ भी ऐसा फोर्स नहीं लगाया टॉपल कराने वाला, बस रखी हुई है। तो एमजी तो किधर लगेगा? सेंटर ऑफ मास पर लगेगा। अबे नीचे तो पता है मुझे लगेगा। अब बात है सेंटर मास पे लगेगा, नीचे तो अब पूरी दुनिया को पता है कि लगेगा, ठीक है। सेंटर मास पे लगेगा। अब सोचो, इसमें अगर आप नॉर्मल शिफ्ट बोले, सर नॉर्मल तो शिफ्ट होना चाहिए, आपने नॉर्मल इधर लगा दिया, इसका मतलब क्या होता है? सेंटर मास के बाद नॉर्मल का टॉर्क आ जाएगा। मतलब रखी हुई बोतल रखी रखी अपने आप पलट गई, सब भाग जाएंगे क्लास से। मैं गेट लगा के भागूंगा, वो भी बाहर से कुंडी लगा के। समझ रहे हो तुम? तो ऐसा होएगा क्या? सोचो अपने आप। तो इसका मतलब इस केस में नॉर्मल सेंटर ऑफ मास के बिल्कुल नीचे, ताकि दोनों के टॉर्क एक बैलेंस हो जाए, और नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो आ जाए। ठीक है क्या? सही है, बढ़िया। इसमें बताइए, स्मूथ सरफेस है, वेलोसिटी से चल रही है, कोई ब्लॉक चल रहा है। mg तो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, इसमें भी नॉर्मल एकदम नीचे लगेगा, मतलब कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। यहाँ पे भी नॉर्मल की कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। यहाँ पे ऐसा क्यों? कोई टॉपल कराने वाला फोर्स ही नहीं ना, वेलोसिटी से चल रहा है। कोई सेंटर ऑफ मास का टॉर्क देखो, mg का तो जीरो है, बाकी कोई और फोर्स है ही नहीं जो इसको पलटना चाहता हो। जब तक ये पलटना चाहने वाला कोई फोर्स का टॉर्क नहीं आएगा, तब तक नॉर्मली शिफ्ट नहीं होगा। जैसे अब इसमें आते हैं, mg तो नीचे लगेगा, बहुत अच्छी बात है। पर सेंटर मास के बाद अगर मैं टॉर्क देखूंगा, mg का टॉर्क खत्म हो जाएगा। फोर्स किधर लग रहा है? आगे की तरफ। ये डिस्टेंस ऐसी हो गई, फोर्स इधर आगे, मतलब जो भी है पीछे की तरफ। तो किधर आएगा फोर्स का टॉर्क? एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्मल का टॉर्क कैसा आना चाहिए? क्लॉकवाइज। तो नॉर्मल का टॉर्क क्लॉकवाइज कब आएगा? जब नॉर्मल लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, ऐसे। तो ये आपको सिर्फ टॉर्क की डायरेक्शन से पता लग जाएगा कि नॉर्मल उधर जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट होगा, या लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। कैसा आएगा यहाँ? ये आर एक्स हो गया, ये आर क्रॉस है, ठीक है, क्लॉकवाइज। इसमें बताइए, इसमें अगर मैं देखूं, टॉर्क mg का तो जीरो हो जाएगा, फोर्स ऐसा लगा, आर वेक्टर नीचे हुआ, तो नीचे इधर की साइड क्लॉकवाइज। फोर्स का टॉर्क कैसा आया? क्लॉकवाइज। तो नॉर्मल का टॉर्क कैसा चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्मल किधर शिफ्ट होगा? राइट साइड में शिफ्ट होगा, ऐसे। इसमें बताइए, शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर कोई ब्लॉक फिसल रहा है रफ सरफेस पर, इसका मतलब उस पर क्या लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। अभी जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा। किधर टॉर्क करेगा? आर नीचे, एफ क्लॉकवाइज।
तो नॉर्मल कितना आना चाहिए, राइट साइड में, ताकि वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करे और जितनी जितना हो सकता है उतना डब्बे को लुढ़कने से बचाए। पर नॉर्मल की लिमिट होती है भाई, नॉर्मल की वैल्यू तो mg रहेगी, हमेशा नहीं रहती, इस केस में रहेगी क्योंकि ऊपर नॉर्मल है नीचे mg है। लेकिन जो x है वो बढ़ेगा, तो x इंटू नॉर्मल टॉर्क हो जाएगा, तो x की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो टॉर्क बढ़ता जाएगा, और वो किसी एक जगह पर फ्रिक्शन के टॉर्क को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। जहां बैलेंस हो जाएगा वहीं नॉर्मल लग जाएगा। लेकिन फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है मान लो, फ्रिक्शन का टॉर्क बहुत ज्यादा है मान लो, तो नॉर्मल बोलेगा मैं खिसकता जाता हूँ, नॉर्मल अपना टॉर्क बढ़ाता जाता है, अब उसकी लिमिट आ गई, तब तक भी फ्रिक्शन के टॉर्क को बैलेंस नहीं कर पाया, तो क्या होगा, बोले पलट जाओ अब। ठीक है, कैसे पलटेगा ये, ऐसा, है ना, ठीक है, छापो, इसे बोलते हैं अपन शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल। तो क्वेश्चन पहले ही समझो इसका मतलब क्या है। देखो एक एक क्यूब या कोई डब्बा ब्लॉक रखा है जिसकी विड्थ भी है, हाइट एच है, और वहां पे फोर्स एफ लगा रहे हैं ना, सफिशिएंट इतना है। देखो क्या क्या केस हो सकते हैं बताओ, रफ तो है सरफेस, एफ लगाओगे, दो बातें हो सकती हैं, या तो फिसले, स्लिप करे या ना करे। अब स्लिप करे उसमें भी दो केस हो सकते हैं, और नहीं स्लिप करे उसमें भी दो केस हो सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि अगर स्लिप नहीं करे, स्लिप नहीं कर रहा है लेकिन पलट रहा है, या स्लिप नहीं कर रहा है और पलट भी नहीं रहा है, फोर्स कम है तो नहीं पलटेगा, स्लिप भी नहीं कर रहा है और पलट भी नहीं। ठीक है, स्लिप नहीं कर रहा है उसमें दो केस हो गए, पलट रहा है और पलट नहीं रहा है। वैसे ही अब स्लिप कर रहा है, मान लो कि एफ लगाने से इसने फिसलना स्टार्ट कर दिया, अब दो केस हो सकते हैं, कि सिर्फ फिसल रहा है कि फिसलते हुए पलट रहा है। अरे हाँ कि ना, इसलिए हमने कंडीशन दी है कि आपको मानना है कि सफिशिएंट रफ टू प्रिवेंट स्लिपिंग, इतना फ्रिक्शन है कि इसको फिसलने नहीं दे रहा है, एक केस कम कर दिया। अरे हाँ, और क्वेश्चन क्या लिखो, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, find maximum value of f for which block will not topple, maximum value of f for which block will not topple। इसका क्या मतलब हुआ, हाँ मैक्सिमम फोर्स कितना लगाएं कि ब्लॉक पलटे नहीं, फिसलने तो हम दे ही नहीं रहे, इतना भयंकर फ्रिक्शन लगाते, पर हम चाहते हैं कि फोर्स की मैक्सिमम, दोनों तरीके से बना सकते हैं क्वेश्चन को, कि फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू की नहीं पलटे या फोर्स की मिनिमम वैल्यू की पलट जाए, दोनों का आंसर सेम आएगा। समझ में आई बात, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू की नहीं पलटे या फोर्स की मिनिमम वैल्यू जिससे पलट जाए, दोनों का आंसर सेम आएगा। करेंगे कैसे वो मैं आपको बताया था। ठीक है, सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे, क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे, तो एफबीडी बनाते हैं अपन इसकी, सुनना ध्यान, तुम सुन लो, बाकी एक आध दो सवाल ही हैं, इसमें फिर खत्म ही है टॉपिक, ज्यादा कोई खास है नहीं। आगे एफ लगेगा, और हम फिसलने नहीं दे रहे हैं तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक। अब बात आती है नॉर्मल की, तो यहाँ पे पलटाने वाले टॉर्क, ऐसे फोर्सेस जो इसको पलटाना चाहते हैं कौन कौन है, एफ एंड फ्रिक्शन, इनका जो टॉर्क होगा वो कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। तो नॉर्मल को कैसा आना पड़ेगा, नॉर्मल के टॉर्क को कैसा आना पड़ेगा, तो यहाँ पे नॉर्मल किधर शिफ्ट होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा। अरे सही बात है क्या, जैसे जैसे एफ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे नॉर्मल दूर खिसकते जाएगा, बैलेंस करने के लिए टॉर्क बढ़ाना पड़ेगा ना उसको, हम एफ बढ़ाते जा रहे हैं, नॉर्मल खुद तो नहीं बढ़ सकता, नॉर्मल की वैल्यू थोड़ी बढ़ सकती है, तो टॉर्क बढ़ाने के लिए वो अपनी डिस्टेंस ही बढ़ाता है। तो मैक्सिमम फोर्स जब लगेगा तो ये नॉर्मल कहाँ लगेगा, बिल्कुल कोने में आ जाएगा नॉर्मल। अरे हाँ कि ना, नॉर्मल लगेगा यहाँ से बी बाई टू डिस्टेंस का, नॉर्मल जब बी बाई टू डिस्टेंस पे लगेगा, ये तभी लगेगा जब फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, उससे ज्यादा फोर्स आपने किया तो ये पलट जाएगा, नॉर्मल बोलेगा भैया बस इससे ज्यादा टॉर्क मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता। अरे हाँ कि ना, इस तरीके से। अब एक बार तो अपन, चूंकि हम बोल रहे हैं कि फिसल नहीं रहा है मतलब एक्सलेशन जीरो है, तो एक्सलेशन जीरो के लिए एक्स में इक्वेशन लगाएंगे तो क्या मिलेगा, एफ
मैक्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन स्टैटिक। बाकी देखा जाए तो एफ का कोई भी वैल्यू हमेशा स्टैटिक के बराबर ही होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ये होता है चलाने वाला जितना होगा उतना ही बचाने वाला। और यहाँ पे वो एफ मैक्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमने नॉर्मल को मैक्सिमम शिफ्ट कर दिया है। और ऊपर नीचे करूंगा तो एन बराबर एम जी आ जाएगा। सही है क्या? अब मैं टॉर्क लिख रहा हूं, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना आना चाहिए? जीरो, कि पलट नहीं रहा है। पलट नहीं रहा है मतलब जितने भी टॉर्क पलटाने वाले हैं, बचाने वाले टॉर्क ने उनको बैलेंस करके खत्म कर दिया है। अरे हाँ कि ना? अब बताइए, सेंटर ट्रांसफर एमजी का टॉर्क तो खत्म हो गया। एफ का टॉर्क कितना आएगा? ये एच है तो एच बाई टू इंटू एफ, एच बाई टू इंटू एफ मैक्स, क्योंकि नॉर्मल को हमने मैक्सिमम शिफ्ट कर दिया है। फ्रिक्शन का टॉर्क कितना आएगा? एच बाई टू इंटू फ्रिक्शन। ये दोनों तो कैसे आएंगे? क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव ले लिया मान लो। तो नॉर्मल का टॉर्क कैसा आएगा? बी बाई टू इंटू एन, मैंने नेगेटिव में लिया, क्यों? क्योंकि वो अपोजिट आएगा। एफ की वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर है तो फ्रिक्शन की जगह एफ मैक्स रख दूं, और नॉर्मल की वैल्यू एम जी के बराबर है, तो सॉल्व हो गया। एच बाई टू एफ प्लस एच बाई टू एफ क्या बन जाएगा? एच एफ। अरे हाँ कि ना? बराबर बी बाई टू एम जी। आंसर आ गया। एफ मैक्स बराबर बी एम जी बाई टू एच। ये आंसर हो गया। बस सिंपल इतना ही है। ये टॉपिक के सवाल होंगे ऐसे। बोलो क्या डाउट है? तो ये नया सवाल है, इसमें एक ट्रक में ड्रम रखा हुआ है, और ये जो ट्रक की सरफेस है इस पे इतना फ्रिक्शन है कि चाहे जितना फोर्स लग जाए ड्रम फिसलेगा नहीं, पर पलट सकता है। फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इसमें सफिशिएंट, सॉरी, टॉपलिंग को प्रिवेंट करने के लिए नहीं, स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए इसमें सफिशिएंट फ्रिक्शन लगाया गया है। अब आपने क्या किया कि आपने ट्रक को चलाया, तो इतना तो तुमने श्योर कर लिया कि स्लिप तो नहीं करेगा, कि स्लिप होके बाहर गिर जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो तुम दिए जा रहे हो एक्सीलेटर मस्त, तो मैक्सिमम कितना एक्सीलेशन दें कि ये पलटे भी ना? भाई ज्यादा एक्सीलेशन दे दिया तो पलट जाएगा। फिसलेगा तो नहीं, इसका तो अपन ने बंदोबस्त कर दिया, प्रबंध कर दिया कि नहीं फिसलेगा, लेकिन पलट तो सकता है। ठीक है क्या? तो फाइंड ए मैक्स फॉर विच ड्रम विल नॉट टॉपल। करो, कैसे करो? चलिए, तो ड्रम का मास एम है और हाइट एच है। मास एम है, हाइट एच है। अब इसको करते हैं हम जरा, और इसका एफबीडी बनाते पहले। तो दो तरीके करने के, या तो आप सूडो बनाओ, सूडो से करो या ग्राउंड फ्रेम से करो, जैसा मन करे। कैसा मन कर रहा है सूडो से कर लो। अगर मैं यहीं बैठ जाऊं तो मैं ए से आगे चल रहा हूँ, तो सूडो किधर लगाऊंगा? पीछे। सूडो कहाँ लगता है? सेंटर ऑफ मास पे। कितना सूडो लग जाएगा? एम ए। तो फिसलने की टेंडेंसी पीछे होगी, सभी को दिख रहा है पीछे। फ्रिक्शन किधर लगेगा इसमें? इधर। पर फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? स्टैटिक। और नीचे क्या लगेगा? mg। अब मेरे को बताओ एक बार इस पर, टॉर्क किस डायरेक्शन में आएगा? टॉपलिंग टॉर्क। सेंटर ऑफ मास का देखो तो ये दोनों टॉर्क तो खत्म, फ्रिक्शन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो नॉर्मल किधर शिफ्ट होगा? हाँ। और मैक्सिमम करना है तो हमने पूरा मतलब आर रेडियस तक उसको शिफ्ट करा दिया। सही है क्या? फोर्स बराबर करो, ऊपर नीचे के बराबर किए तो एन बराबर क्या आ गया? mg। दाएं बाएं के बराबर किए तो फ्रिक्शन स्टैटिक कितना आ गया? एम ए। अरे आ गया क्या? अब टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो कर दो, क्योंकि हम चाह रहे कि ना फिर ना पलटे, तो इसका टॉर्क खत्म, इसका टॉर्क खत्म। फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा एच बाई टू इंटू फ्रिक्शन। अगर मैं फ्रिक्शन के टॉर्क को पॉजिटिव ले लूं तो नॉर्मल का टॉर्क क्या हो जाएगा? आर एन इज इक्वल टू जीरो। इनको इधर उधर कर दो, एच बाई टू फ्रिक्शन हो गया एम ए बराबर आर एम जी। तो ए बराबर कितना आ गया? अच्छा, ये ए मैक्स होगा क्योंकि मैंने नॉर्मल को इसके मैक्सिमम पोजीशन पे लगाया है, इसलिए जो ए आएगा या जो फोर्स यहाँ से जो ए निकलेगा वो मैक्सिमम होगा। क्योंकि देखो ना, अगर आप इधर देखो कि आर एन इधर जा रहा है, मुझे ए मैक्स करना है तो एन को भी मैक्स करना पड़ेगा, बाकी चीज तो बदल ही नहीं रही है। मास वही है, हाइट वही है, रेंज वही है, रेंज क्या, रेडियस वही है। तो ए बढ़ाऊंगा तो नॉर्मल बढ़ेगा, नॉर्मल का टॉर्क बढ़ेगा बेसिकली। अरे एक्स का टर्म आएगा ना यहाँ पे, एन तो फिक्स रहेगा एम जी।
ये आर क्या है, एक्स है कि कितना खिसकाओगे, एक्स बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम आर हो सकता है, तो नॉर्मल का टॉर्क मैक्सिमम आर एम जी हो सकता है ना। तो ए बराबर कितना आ गया, 2 RG बाय एच, ये ए मैक्स आ गया। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या है। मैंने एफबीडी बनाया, एफबीडी बनाया ट्रक पर बैठकर, तो सूडो लगाया, फ्रिक्शन लगाया, सफिशिएंट फ्रिक्शन था, तो फ्रिक्शन सूडो के बराबर हो जाएगा, एन बराबर एम जी हो जाएगा। सेंटर मास क्या हुआ, टॉर्क 0 लिखा, क्योंकि हमें पलटाना नहीं है। और फिर हमने टॉर्क की इक्वेशन लिख दी। हमने देखा कि एक्सलेशन मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो ये वाली टर्म मुझे मैक्सिमम करनी है, तो मैंने एक्स की वैल्यू को मैक्सिमम लिख के आर लिख दिया, क्योंकि एक्स का मतलब है नॉर्मल को कितना शिफ्ट किया जाना चाहिए, तो बोले मैक्सिमम शिफ्ट कर दो ताकि हम एक्सलेशन मैक्सिमम कर सके। बताओ कोई डाउट है इसमें। हम एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें हमने म्यू को 0.2 लिया है। अब हम सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं लिख रहे हैं, हम म्यू को 0.2 लिख रहे हैं, मास 100 दे रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि जो फोर्स लग रहा है वो 300 न्यूटन लग रहा है। अब हाइट और विड्थ ले लेते हैं, कुछ हाइट ले लेते हैं, विड्थ ले लेते हैं, 10 मीटर, और हाइट ले लेते हैं 50 मीटर। 50 मीटर हाइट ले ली और ये ऐसे ले लिया, ठीक है, ठीक है। इसको 5 कर लो, 10 की जगह 5 कर लेते हैं, विड्थ को 5 मीटर। अब आपके सामने सवाल है कि ये क्या करेगा। आपको केसेस बताए थे मैंने, पहले दो केस तो ये बन सकते हैं कि स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी। अब उन स्लिपिंग में दो केस बन सकते हैं, टॉपलिंग होगी नहीं होगी, और नॉन स्लिपिंग में टॉपलिंग होगी या नहीं होगी। स्लिपिंग चेक करने के लिए तो आपको ये चेक करना पड़ेगा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट, कि चलाने वाला फोर्स बचाने वाला फोर्स, और पलटाने के लिए चेक करना पड़ेगा पलटाने वाला टॉर्क बचाने वाला टॉर्क कौन बड़ा है। समझ में आ रही बात। कर लूंगे, कर लूंगे तो ये आखिरी सवाल हो जाएगा। करूँ। समर्थ पूछ रहा है सूडो का टॉर्क क्यों नहीं लिखा। अरे वो सेंटर मास भी लग रहा था ना भाई, एमजी का क्यों नहीं लिखा, चलो ये बताओ, एमजी का टॉर्क क्यों नहीं लिखा। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्या निकालना है आपको, कि ब्लॉक स्लिप करेगा कि नहीं करेगा, एक सवाल। दूसरा सवाल, टॉपल होगा कि नहीं होगा, दूसरा सवाल। चलिए तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं ना, उससे ही होगा। देखो ध्यान से देखते जाना ना, इसमें कुछ हो सकता है आपको सीखने को मिल जाए, हो सकता है आप कुछ सही भी कर रहे हो हैं, तो इसी में बना लेते हैं एफबीडी। सबसे पहले अपन फ्रिक्शन का सवाल सॉल्व करेंगे। अगर फ्रिक्शन के, देखो चलने की टेंडेंसी किधर होगी, इसके पीछे मतलब आगे, और फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे, ठीक है। नेट और एमजी लगेगा नीचे 1000, और नॉर्मल, अच्छा पलटने की टेंडेंसी ऐसी होगी तो नॉर्मल इसमें शिफ्ट होएगा आगे। अब हमें पता नहीं कितना होएगा, क्योंकि इसमें ऐसा थोड़ी बोला इसने कि मैक्सिमम की क्या हमें नहीं पता कहाँ होगा, बस नॉर्मल एक्स शिफ्ट हो जाएगा इतना पता है, ठीक है क्या। नॉर्मल बराबर 1000 आ जाएगा, ये भी पता है। नेट, अच्छा चलाने वाला नेट फोर्स कितना है, चलाने वाला, पलटाने वाला टॉर्क नहीं, वो फोर्स जो इसको स्लिप कराना चाहता है, स्लिपिंग फोर्स 300 न्यूटन। अरे यही है क्या, 300 न्यूटन को चलाना चाहता है। और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शन मैक्सिमम बराबर म्यू इंटू एन, तो कितना हो गया। तो क्या बोलोगे कौन जीता, स्लिपिंग फोर्स जीत गया। अरे हाँ की ना। तो इसका मतलब स्लिप हो रहा है, इट विल स्लाइड, स्लाइड तो होगा, सही बात है। स्लाइड होगा तो कुछ एक्सेलेरेशन भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्सेलेरेशन, आगे की साइड कितना लगेगा 300, पीछे कितना लगेगा 200, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ना, अब स्टैटिक थोड़ी लगेगा, तो काइनेटिक तो मैक्सिमम, मतलब अब म्यू सेम ही है, तो ये सब बातें तो याद होंगी तुम्हें। तो ए बराबर कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है भाई। अब हम सॉल्व करते हैं, तो ये तो समझ में आ गया कि इट विल स्लाइड। अब बात है टॉपल होगा कि नहीं होगा, तो टॉपलिंग एक अलग सवाल है, उसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो टॉपलिंग के लिए आ जाओ, तो सबसे पहले तो एफबीडी बना लेते हैं, आगे लगेगा 300,
पीछे लगेगा 200, mg लगेगा नीचे, नॉर्मल लगेगा इसी डिस्टेंस x पर, है ना। इसको करने के कई तरीके हैं। मैं ऐसे करता हूं, मैं मान रहा हूं कि टॉपलिंग नहीं होगी, टॉपलिंग नहीं होगी तो टॉर्क बैलेंस होना चाहिए, तो हम ऐसा करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम बोलेंगे कि एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 2.5 मीटर। अगर एक्स की वैल्यू 2.5 मीटर से छोटी आई तो टॉपलिंग नहीं होगी। अगर एक्स की वैल्यू 2.5 मीटर से बड़ी आई, मतलब नॉर्मल बाहर लगता, तो जाके टॉर्क बैलेंस होता, तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता, टॉपल हो जाएगा। ताकि कुछ और नहीं करना पड़ेगा जो हम तक करते आए कि टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी 0। ये करते हैं अपन, कर दें क्या। mg का टॉर्क 0, 300 का टॉर्क, हाइट कितनी है 25, तो 25 × 300, सही है क्या, प्लस 25 × 200, ये फ्रिक्शन का टॉर्क, सही है क्या। अरे बोलो, माइनस एक्स इंटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना है 1000, 1000 बराबर 0। क्या सबको ये समझ में आया मैंने क्या किया, आ गया। अब सॉल्व कर, तो कितनी जीरो तो काटते हैं, दो दो जीरो तो सबकी कट गई, एक दो एक, तो ये हो गया 10x, और ये हो गया 75 प्लस 50, ठीक है क्या। तो x बराबर कितना आ गया बताइए, तो x बराबर कितना, ये तो बहुत बड़ा आ गया, 12.5 मीटर। तो अब यहाँ लिखो, पर x की मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x मैक्स 2.5 मीटर। इसका मतलब इट विल टॉपल, ये पलट भी जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे इसके, इट विल टॉपल, बस इस स्लाइड भी करेगा टॉपल भी करेगा। में आ गया तो ठीक है। जैसे आप इसका नेट टॉर्क निकाल लो, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 5/2, तो 5/2 रख दो और देख लो ये टॉर्क कितना है, फिर मतलब दोनों में से देख लो कौन जीत रहा है, बचाने वाला टॉर्क जीत रहा है या नहीं। ये तो टॉपल कराने वाला टॉर्क जीत रहा है या टॉपल बचाने वाला, जैसा कि हम फ्रिक्शन में करते हैं। फ्रिक्शन में हमने क्या किया, नेट स्लाइडिंग फोर्स निकाल लिया, फ्रिक्शन मैक्स निकाल लिया, दोनों फोर्सेस में से कौन जीता वो कर लिया। यहाँ पे भी आप ये कर सकते हो कि नेट टॉपल कराने वाले फोर्स का टॉर्क निकाल लो और नॉर्मल का टॉर्क निकाल लो, क्योंकि नॉर्मली बचा रहा है, और दोनों टॉर्क में कंपेयर कर लो, मैक्सिमम निकालना, जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्स निकाला ना, वैसे नॉर्मल का मैक्सिमम टॉर्क निकालो, दोनों टॉर्क में कंपेयर कर लो कि कौन सा ज्यादा है, जो जीता वही जीत जाएगा। अब आपका होमवर्क BV7 भी डन हो गया है ना, BV7 भी आपको कंप्लीट करनी है, और आखिरी बीवी बची है BV5, जिसमें भी 6 से 12 तो हो ही चुके हैं, 1 से 5, 5 सवाल वाली बीवी बची है बस एक, इसको भी निपटाते हैं। एक्सेस ऑफ रोटेशन तो पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। एक ऐसी एक्सेस ऑफ रोटेशन जो केवल एक मोमेंट के लिए एक्सेस ऑफ रोटेशन है, अगले मोमेंट पे वो पॉइंट या वो एक्सेस एक्सेस ऑफ रोटेशन नहीं है, उसको कहेंगे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इसमें लिखिए आप सबसे पहले, इट इज द एक्सिस, आपको डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा, और मेरे बताए बिना आप बोल दोगे सर सर्कल यानी पहिए में तो फलाना पॉइंट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, जो आप सुनते आए हो। देखते हैं, देखो बताते हैं, लिखो, इट इज द एक्सिस विच इज एट रेस्ट एंड मोशन ऑफ द बॉडी, motion of the body in CTRM, motion of the body in CTRM
कैन बी सीन एज, कैन बी सीन एज प्योर रोटेशन about this, about that axis, about this axis, can be seen as pure rotation about this axis. तो ये एक ऐसी एक्सिस है जिसके अबाउट आप सीटीआरएम को भी फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कह सकते हो, सीटीआरएम को भी प्योर रोटेशन कह सकते हो इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट। और इस पर्टिकुलर एक्सिस की खासियत होती है कि ये रेस्ट पर होती है ना। अरे ठीक है ना, एक ऐसी एक्स जैसे जैसे मान लो अगर ये पहिया है, आपको प्रूव भी कर देंगे आप, मजेदार एकदम। सबसे पहले तो आपको फिक्स्ड एक्सिस क्लियर होनी चाहिए। जैसे पंखा एक फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन करता है, इसमें खासियत क्या होती है कि हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होती है, ओमेगा सबका सेम होता है, और वो वेलोसिटी v बराबर ओमेगा आर को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो अगर ये पहिया है और इसकी वेलोसिटी v है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इसमें एक ऐसा पॉइंट, अच्छा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन में ये भी लिख लेना कि ये बॉडी के अंदर भी हो सकती है, इट में लाई इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। मतलब इस व्हील के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, अच्छा व्हील ही क्यों, रॉड भी हो सकती है, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके लिए भी हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाल सकते हैं। और वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकती है और उस ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि व्हील में तो ये वाला पॉइंट होता है। तो एक ऐसा पॉइंट अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो, बोले सर अगर प्योर रोलिंग नहीं करेगा तो क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नहीं होगी? नहीं, तब भी होगी, तब ये वाला पॉइंट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नहीं होगा, कोई और पॉइंट होगा ऐसे। पर अगर प्योर रोलिंग करता हुआ कोई व्हील है तो एक ऐसा पॉइंट जिसकी वेलोसिटी जीरो, कौन सा पॉइंट होता है? सबसे नीचे वाला पॉइंट। इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे की तरफ बी होती है, पीछे की तरफ ओमेगा आर होती है, और प्योर रोलिंग होता है इसलिए बी बराबर अपन ओमेगा आर लिख देते हैं। और बी बराबर ओमेगा आर लिखने का मतलब ये कैसे आता है बी बराबर ओमेगा आर, कि v माइनस ओमेगा आर बराबर जीरो। वेलोसिटी ऑफ ए शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b, और b क्या है यहाँ पे? सरफेस, सरफेस का पॉइंट, ठीक है ना। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी, इसको a बोल दो, तो वेलोसिटी ऑफ a क्या होती है? जीरो। तो एक प्योर रोलिंग करते हुए व्हील में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी? कि पॉइंट a, मतलब इस पॉइंट a को हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा व्हील एक इंस्टेंट के लिए, क्योंकि अगले ही इंस्टेंट पे क्या होगा, ये ए उड़ जाएगा, इसकी जगह कोई और ले लेगा, फिर वो इंस्टेंटेनियस वो एक्सिस बन जाएगी। तो ये जो पॉइंट है, ये जो एक्सिस एक इंस्टेंट के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम करेगी, फिर अगले मोमेंट में कोई और आके इसकी जगह ले लेगा, फिर अगले मोमेंट में कोई और आके इसकी जगह ले लेगा, ऐसी ऐसे चलती है। लेकिन हम किसी एक इंस्टेंट के लिए देख रहे हैं, जब ए नीचे है तब हम कह सकते हैं कि पूरी बॉडी ए के अबाउट ओमेगा से घूम रही है। इसका प्रूफ करने का सबसे बढ़िया तरीका बता है ना, जैसे इन सीटीआरएम अगर आप काइनेटिक एनर्जी लिखते हो तो क्या लिखते हो? हाफ एम वी सी ओ एम का स्क्वायर आई सी ओ एम ओमेगा स्क्वायर। तो इस वाले व्हील के लिए लिखता हूँ हाफ मास एम रेडियस आर ले लेते हैं, इसकी रिंग ले लेते हैं इसको साधारण, मैं आप कोई भी ले लेना, डिस्क ले लेना, कुछ भी लेना, सबके लिए वैल्यू हो जाएगा। हाफ एम वेलोसिटी सेंटर मास बी प्लस हाफ आई कितना है? एम आर स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखेंगे? वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितनी बन रही है? हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, तो एम बी स्क्वायर बनती है कुल मिला के। सही है क्या? ये तो इन सीटीआरएम हो गई। अब बताइए फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, या इसको कह दूं प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इन फिक्स्ड एक्सिस होता है हाफ आई ए ओ आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, यही होता है क्या? इस केस में ए ओ आर क्या ले रहे हैं अपन? पॉइंट ए, इसके अबाउट ये रिंग है, इसके अंदर की डिजाइन खत्म कर देता है। इस ए के अबाउट कितना? एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो हाफ
2mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर, और वो रिलेशन हम लिख ही रहे हैं कि v² अपॉन r²। तो आप देखोगे ये भी कितना आ गया, mv²। r² से r² गिर गया, mv²। और यही नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो वैसे मैंने जस्ट लिख के दिखाई है, टॉर्क वॉर्क सब कुछ, बहुत सारी चीजें आप इसके आउट लिखोगे तो सेम आंसर आएंगे, वो भी और यूज सिखाते हैं इसका। पर अभी तो बस ये बताया है कि इस एक्सिस के अबाउट हम CTRM करते हुए ऑब्जेक्ट का, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास वेलोसिटी भी है और जिसके पास ओमेगा भी है, CTRM का मतलब होता है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। इसका मतलब प्योर रोलिंग नहीं होता है, इसका मतलब होता है रोलिंग। CTRM मतलब रोलिंग। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो रोलिंग कर रहा है मतलब उसका वेलोसिटी भी है और ओमेगा भी है, उसमें एक ऐसा पॉइंट हम ढूंढ सकते हैं, वो बॉडी के बाहर भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, जिस पॉइंट की वेलोसिटी आप क्या कहेंगे, जीरो, और उस पॉइंट को आप कहेंगे उस बॉडी के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और उससे क्या कर सकते हैं वो फिर धीरे धीरे अभी बता देंगे, कुछ यूज करके, पुराने किसी सवाल को इसके जरिए कोई नया सवाल करके बताएंगे। ठीक है, पहले हम ये सीखेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं इंस्टेंट रोटेशन, और यूज कैसे करते हैं वो एक अलग कहानी है। हमें अभी किस पे ध्यान देना है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को फाइंड कैसे करते हैं। तो इसमें तो हमें पता ही था, क्योंकि अगर प्योर रोलिंग कर रहा है तो ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट होता है इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, क्योंकि ये कांटेक्ट में होता है सरफेस के। ठीक है क्या, सब लिख लो अभी तो क्या फायदे हो सकते हैं सर इसके, तो आप खुद सोचो, एक अगर हम हंगल का विचार करें तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो आप सोचो। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन को याद करो, तो आप किसी भी CTRM को प्योर रोटेशन बना सकते हो, किसी भी रोलिंग मोशन को प्योर रोटेशन बना सकते हो। अब प्योर रोटेशन में हम क्या क्या करते थे सर, हम टॉर्क बराबर आई अल्फा जब लिखते थे तो टॉर्क एक्सिस के अबाउट लिखते थे, तो आप इसके अबाउट टॉर्क लिख सकते हो और सवाल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप वहां किया करते थे, इसका आई अल्फा जो भी सवाल हमने किए वहां पे डायनेमिक्स के किए ना CTRM के, उन सभी सवालों में आप इसके अबाउट टॉर्क लिख के आई अल्फा लिख के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है क्या, अरे हाँ की ना। और भी जितना भी आपने प्योर रोटेशन में किया, एनर्जी कंजर्वेशन किया, एंगुलर मोमेंटम लिखा, बोले CTRM में तो दो टर्म आती है एंगुलर मोमेंटम की, लेकिन अगर आप एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट लिखोगे फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन मानते हुए तो एक ही टर्म में आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से मतलब आप इसको कैसे भी यूज में लो। पहले हम क्या सीखेंगे कि फाइंड कैसे करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन किसी भी बॉडी। थोड़ा सा और कंपैरिजन करते हैं, थोड़ी सी और बातें करते हैं कि ये प्योर रोलिंग है, सेम ही है ये ना यार, ये यही है, बस इसमें हम प्योर रोलिंग बोल रहे हैं, है ना। तो प्योर रोलिंग में आप अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी लिखना जानते हो, जैसे हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, v प्लस ओमेगा आर, और v बराबर ओमेगा आर तो ये 2v हो जाएगी। अरे हाँ की ना, क्योंकि v बराबर क्या है, ओमेगा। अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी, जैसे इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे आप ओमेगा आर यानी कि v, और आगे की साइड v, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, इधर आएगा v√2√2v। इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो आती ही है, और रैंडम किसी पॉइंट की लिख लो, अपन तो इन चार की बात कर लेते हैं, इसी से समझ में आ जाएगा। ये भी v, ये भी v, तो इधर आ जाएगी √2v। ये तो सर CTRM में हम जानते हैं ऐसा करना। मैं आपको इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मानते हुए इन पॉइंट्स की वेलोसिटी निकालता हूं, तो आप देखोगे सेम टू सेम यही वेलोसिटी आएगी, डायरेक्शन भी यही आएगी, देखना कैसे। तो ये नीचे वाला पॉइंट हमने इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई ये इस ऑब्जेक्ट की, और इसके अबाउट कितने से घूम रही है, ओमेगा से। ठीक है ना, रेडियस कितनी है, आर। अरे हाँ ना, ये इंस्टेंटेनियस रोटेशन इसलिए आई क्योंकि इस पॉइंट के लिए v बराबर ओमेगा आर, और इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो गई। ठीक है क्या, अब आप टॉप मोस्ट पॉइंट की बात कीजिए, इस पॉइंट की वेलोसिटी, तो जैसे अगर कोई चीज ऐसे घूमती है किसी एक्सिस के अबाउट तो v बराबर ओमेगा आर लिखते हैं हम तो। अरे हाँ की ना, तो ओमेगा कितना है, ओमेगा
और ये लेंथ कितनी है 2r, और ये रेडियस हो गई एक तरीके से। रेडियस मतलब क्या समझ रहे हो आप, जिस एक्सिस के अबाउट कोई चीज घूम रही है। हाँ, तो इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस 2r हो गई, और ये इसके परपेंडिकुलर थी वेलोसिटी। सर्कुलर सर्कुलर मोशन में या प्योर रोटेशन में हमेशा वेलोसिटी उस एक्सिस के परपेंडिकुलर आती है। किस एक्सिस के, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की परपेंडिकुलर आती है वेलोसिटी, ये तो पता है ना। अच्छा जी, ओमेगा आर किसके बराबर, टू के वी के बराबर है, तो कितना बन गया है 2b हो गया। यहाँ पे भी 2b आ रही थी। अच्छा चलो ठीक है, बोले एक तो आ गई, और बताओ इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से एक लाइन मिलाई है ऐसे, ये तो अपना हो जाएगा r, इसके परपेंडिकुलर आएगी वेलोसिटी जो कि कितनी आनी चाहिए ओमेगा इंटू आर। और अगर आप ये लेंथ लिखोगे r तो कितनी लिखोगे, ये r, ये r, तो ये √2r, तो आप लिखोगे √2r। और ओमेगा आर कितना है v, तो ये कितना बन गया √2v, और डायरेक्शन भी देख लो यही आ गई। अरे आई ना। वैसे अगर ये वाला पॉइंट देखोगे तो सेम हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका ओमेगा √2r, और ये बन जाएगा आपका v√2 √2v। डायरेक्शन ऐसे आ गई। मतलब हम क्या आपको दिखाना चाह रहे हैं, हम अभी बस ये बताना चाह रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सब कुछ वही रहेगा जो आप सीटीआरएम में लिखते हो। पर वहां कैसे लिखते हो, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आपको लिखना पड़ता है। पर जब आप उसका आई ए ओ आर फाइंड कर लेते हो, तो आप उस पूरी बॉडी को एक एक्सिस के अबाउट घूमता हुआ मान के, और फिर उसके कॉन्सेप्ट से अगर उन चीजों को लिखते हो, वो सेम ही आती है। बोले फायदा क्या है इस चीज का, फायदा ये है हम ये मान के चल रहे हैं कि प्योर रोटेशन आपका अच्छा है। प्योर रोटेशन आपको ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छे समझ में आता है, उसकी चीजें जल्दी क्लिक करती हैं। ये मानते हुए हम कह रहे हैं कि सीटीआरएम में कम क्लिक करती है, प्योर रोटेशन में ज्यादा अच्छे से क्लिक करती है, चीजें ज्यादा अच्छे से दिखाई देती हैं। तो देखो हमने इसको भी प्योर रोटेशन बना दिया, तो आप इसका यूज अप कर सकते हो ऐसे। ये है इसका पर्पज। खैर फाइंड कैसे करते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट में इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन को, तो हमें पढ़ना पड़ेगा, अगली क्लास में वही पढ़ेंगे और इसको खत्म करेंगे। ठीक है, बाकी मतलब क्या है इंस्टेंटेनियस रोटेशन का, सीटीआरएम को प्योर रोटेशन में बदल दो। एक ऐसी एक्सिस ढूंढो जिस जो रेस्ट पर हो, इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर हो, हमेशा तो रह नहीं सकती, उस मोमेंट पर है। चलिए ठीक है।